बांकीपुर और डाटिया के बाय इलेक्शन रिजल्ट से एक बात तो क्लियर हो गई है कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ओवरलुक्ड सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो बाय इलेक्शंस है। क्योंकि बाय इलेक्शंस सिर्फ हमें ये नहीं दिखाते हैं कि कौन सीट पे कौन सी पार्टी जीती है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका चेंज ऑफ टाइम जो है, उसका चेंज ऑफ विंड जो है, उसका जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो किस तरफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिर्फ बाय इलेक्शंस के बारे में। ये बाय इलेक्शंस जो है वो क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इस बार के जो बाय इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसे हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, एज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो अभी जब हम सिचुएशन में देख रहे हैं जहाँ पे बाय इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं कई जगह पे अनाउंस हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि बाय इलेक्शंस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। और बाय इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार बाय इलेक्शंस होते क्या है। तो बाय इलेक्शंस, जिनको हम उपचुनाव भी कहते हैं, ये उस सिचुएशन में इलेक्शन होते हैं कि जब कोई सीट जो है वो वेकेंट रह जाती है। अब सीट जो है वो वेकेंट किस लिए रहेगी और उसको भरना क्यों पड़ेगा। सीट अगर किसी सिचुएशन में किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी का कन्विक्शन हुआ है, किसी पर्टिकुलर इलेक्शन को कोर्ट ने वॉइड कर दिया है, इन किसी भी रीजंस की वजह से अगर यहाँ पे सीट जो है वेकेंट हो जाएगी तो उसे भरने के लिए जो फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं उन्हें हम उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहते हैं। अब ये बाय इलेक्शन लोकसभा के लिए भी हो सकते हैं, राज्यसभा के लिए भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे हमने स्टार्ट किया कि ये हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं और इसे हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक ओवरलुक्ड फीचर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम उपचुनाव की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हम बाय इलेक्शंस की, तो हमें सीधे सीधे समझ में आता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंटेशन एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं, हर वक्त। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट रिप्रेजेंटेशन, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब यहाँ पे जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो बात हो रही है वो नहीं होगा, अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। वहाँ पे वैकेंसी को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। वो कैसे होती है, उपचुनाव से होती है। तो उपचुनाव इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ इलेक्शन से इंश्योर नहीं हो सकता, हमें उसके लिए बाय इलेक्शंस को पिक्चर में लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ सिर्फ ये वैकेंसी भरने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की तरह नहीं देखी जा सकती, ये चेंज को डिपिक्ट करती है। कैसे चेंज को, कि पॉलिटिकली क्या यहाँ पे तापमान चल रहा है, किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, इज द विंड मूविंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, इज द विंड मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिशन। और यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं उनका इंडिकेशन, पॉलिटिकल इंडिकेटर, पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट जो है वो बाय इलेक्शंस के थ्रू होता है। अब आप ये सोचोगे कि आखिरकार ये होता कैसे है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है उनकी बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन, सुप्रिटेंडेंस और कंट्रोल की बात करता है। किस चीज़ के लिए, जो इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, स्टेट लेजिस्लेचर्स के हों या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के हों। बट इसके अलावा हमारे पास एक डायरेक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है जो कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से मिलता है, जो कि सेक्शन 151A में जिसकी बात की गई है कि अगर कोई भी सीट लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स में वेकेंट रहती है तो उसे हम फिल करेंगे विद इन 6 मंथ्स। और कैसे फिल करेंगे, बाय इलेक्शन से फिल करेंगे। इसी पर्टिकुलर सेक्शन में बाय इलेक्शन के एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। पहली बात तो ये बोली गई कि 6 महीने के भीतर ही बाय इलेक्शंस होने चाहिए, बट 2 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। पहला कि अगर जो टर्म कंप्लीशन है वो 1 साल से कम है, जिससे 4.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे 4 साल 3 महीने हो चुके हैं और अगले 9 महीने में हमें इलेक्शन होने ही वाले हैं,
तो इस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं है कि बाई इलेक्शन हो। अगर रिमाइंडर ईयर जो है वो 1 साल है तो यहाँ पे हम रहने दे सकते हैं बाई इलेक्शन। और दूसरा केस कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से हम बाई इलेक्शंस नहीं करवा सकते, इस केस में इन दोनों ही केस में हमें बाई इलेक्शन जो है नहीं देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 6 महीने के अंदर ही जो सीट वेकेंट हुई है उसे बाई इलेक्शंस के थ्रू भरा जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेन प्रोविजंस हैं हमारे पास, किसके लिए? बाई इलेक्शन के लिए। अब हम अगर बाई इलेक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करें, जहां पे हम प्रेजेंट एग्जाम्पल भी यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर चीज समझनी है कि यहाँ पर जब हम बाई इलेक्शन की रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट नहीं दिखाता है, वो नेशनल पॉलिटिक्स किस तरफ मूव कर रही है ये भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमें क्लियरली दिखता है कि पब्लिक का मूड किस तरफ है, वो गेज करने का एक अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने बात की यहाँ पे पॉलिटिकल बैरोमीटर, वो बाई इलेक्शन सर्व करता है। इन्फ्लेशन है, पब्लिक उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रही है। एम्प्लॉयमेंट का इशू है, उसके लिए पब्लिक कैसा रिएक्ट कर रही है। जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उस पर पब्लिक कैसा रिएक्ट कर रही है। उसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो हमें बाई इलेक्शन में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है यहाँ पे, जो सिग्निफिकेंस हमें क्लैरिफाई करेगा कि जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं उनका ये टेस्ट होता है। लेट्स जस्ट से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम बिहार का, जहाँ पे हम बांकीपुर की बात कर रहे हैं। अब बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो है उन्होंने इलेक्शन जीता है, बट अगर यहीं पे प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें और 6 महीने पहले जो रिजल्ट आए थे बिहार के उसकी बात करें तो उनकी पार्टी ने बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन हारे थे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इन 6 महीनों में पब्लिक ने क्या देखा? पब्लिक ने देखा कि कौन से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कौन से कैंडिडेट्स जा रहे हैं, कौन सीएम बना, कौन नहीं बना, कहाँ कहाँ पे अलायंसेस बने, क्या क्या चीज़ें हुई, कुछ नए इश्यूज जो हैं वो आए, कुछ नए रिप्रेजेंटेटिव्स आए। और ये जो चेंजेस हैं स्ट्रैटेजीज में दोनों साइड से, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ये पब्लिक ने देख के उसके बेसिस पे वोट किया। तो यहाँ पे एक टेस्टिंग भी हो जाती है कि अगर हम स्ट्रैटेजी कुछ यूज कर रहे हैं वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। स्पेशली अगर हम बांकीपुर की बात करें बिहार में, जो कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से समझिए प्रोबेबली बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी चल रही थी दैट डिड नॉट वर्क आउट। अगेन यू डोंट हैव टू सी इट थ्रू पॉलिटिकल लेंस, आपको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि बाई इलेक्शंस जो है वो क्या दिखा रहे हैं उस तरीके से देखना है। उसके अलावा बाई इलेक्शंस के थ्रू अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली इनहांस हो जाती है, क्योंकि अगर 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में यहाँ पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और उनसे कुछ सीटें चली जाएंगी, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो यहाँ पर इंडिकेशन हैं वो चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी क्लियरली देखने को मिलता है कि बाई इलेक्शंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि कैसा पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो मिल रहा है। आने वाले किसी भी विधानसभा, लोकसभा इलेक्शंस में किस तरफ, किस पर्टिकुलर ऑपोजिशन, किस पर्टिकुलर नेता, किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कि यहाँ पे क्या उसमें होने वाला है। अगर कोलिशन होगा तो वो कैसे लिया जाएगा, कोलिशन नहीं होगा तो वो कैसे लिया जाएगा। और यही एग्जैक्ट चीज़ जो है हमने बांकीपुर और दतिया के बाई इलेक्शंस में देखी है। जैसे कि मैंने बोला, बांकीपुर क्या था? एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था बीजेपी का, वो चला गया टू अ वेरी न्यू पार्टी प्रशांत किशोर के पास। सिमिलरली मध्य प्रदेश में आप दातिया की बात करें तो दातिया में कांग्रेस जीती है, बट मध्य प्रदेश जो है फॉर लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों से बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग बेस रहा है। सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है डेमोक्रेसी में कैसे एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है, कैसे नेशनल लेवल प्रोटेस्ट जो है, लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों के एक्सपेक्टेशन चेंज कर सकते हैं। और ये उन लोगों को मौका भी देता है बाई इलेक्शन टू ब्रिंग दिस थ्रू एन आउटलेट, अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना एक्सप्रेशन करने का ये चांस जो है हमें कैसे दिखता है? बाई इलेक्शंस के थ्रू। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है कि अगर हम बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो आने वाले जो भी बड़े इलेक्शंस होंगे उनका ये एक पॉलिटिकल इंडिकेटर की तरह काम करता है। हो सकता है डेफिनेटली कि एग्जैक्ट चीज़ें ना हो, बट इफ थिंग्स आर चेंजिंग और नॉट, दिस इज व्हाट वी गेट टू नो थ्रू दीज बाई इलेक्शंस। एंड दैट इज वाई बाई इलेक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का।
अब इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे अगर हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस लोकसभा के भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बाई इलेक्शंस को कैसे लाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है आसपास घूम रहा है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि चाहे साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो या ना हो, बाई इलेक्शंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए, लोकसभा के भी हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के भी हो गए, बट आफ्टर 1.5 ईयर एक पर्टिकुलर कोर्ट ने एक इलेक्शन जो है वॉइड कर दिया। अब वो वैकेंसी क्रिएट हो गई, कहीं पे एक जगह रेजिग्नेशन हो गया। तो किस तरीके से बाई इलेक्शन होगा वो वेरी कर सकता है, बट बाई इलेक्शन एज एन एक्सरसाइज, अगर हम एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहना चाहते हैं और रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्टिन्यूस रखना चाहते हैं, तो हम उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत तरह की हैं कि बाई इलेक्शन किस तरीके का। अभी जैसे कि हम बाई इलेक्शन देख रहे हैं वैसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक विंडो डिसाइड की जाए कि ओके इस टाइम में 2.5 साल के बाद 5 साल के बीच का जो मीडियम टाइम है उस पे यहाँ पे इलेक्शंस जो है बाई इलेक्शंस होंगे। अगर एंड में बाई इलेक्शंस की नीड पड़ रही है तो हम उसको जनरल इलेक्शंस के साथ मर्ज कर देंगे, बट एट द सेम टाइम बाई इलेक्शंस का यूसेज, बाई इलेक्शंस का सिग्निफिकेंस, चाहे साइमल्टेनियस इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे कंट्री में या नहीं आ रहे हैं, वो मेंटेन रहेगा। आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी लीविंग यू हेयर विद द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।